तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो कि प्रीवियस ईयर्स में ही आया हुआ है। 2024 का पेपर ही आप उठाकर देखेंगे तभी आया हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन हो जाता है। इस डेरिवेशन को मैं बिल्कुल आपको आसान करके देने वाला हूँ, आसान भाषा में समझाऊंगा। ये डेरिवेशन आपको हलवा लगने वाला है, तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक कंप्लीट देखिएगा, आप भी ये डेरिवेशन करना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ पर हमने कुंडली क्यों बोला, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप वृत्ताकार जो देख रहे हो ना, इसे हम कुंडली कहते हैं। ये हमारे पास कोई वायर था जो कि गोल था, हमने किया क्या, उसे बीच में से काट दिया और दो उसकी प्रोब्स यहाँ पर निकल गई। अब यहाँ पर होगा क्या, हमने इन दोनों प्रोब्स को प्लस माइनस नाम दे दिए। यहाँ से जो हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसे, है ना, ये हमारे पास बैटरी है कोई, इससे हमने कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब आप एक बात तो जानते ही हो कि आपका जो करंट होता है वो कैसे बहता है, प्लस से माइनस बहता है ना, प्लस से माइनस आपका जो करंट फ्लो करता है। और आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्लस से माइनस आपका करंट बहता है, तो यहाँ से जाएगा प्लस से जाएगा और माइनस की तरफ आ जाएगा। तो ये सिंपल सा था, जो कि आपने 10th क्लास में ही पढ़ रखा होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, हमने बोला था कि कुंडली के केंद्र पर, केंद्र बोले तो सेंटर पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास कुंडली है और इसका एक सेंटर पॉइंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। हमें करना क्या है, इसी सेंटर पॉइंट पर हमें जो है डीबी बोले तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कि कितनी जो है चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, वो हमें ज्ञात करना है। तो काफ़ी आसान है। यहाँ पर हमने किया क्या, देखिए सबसे पहले हमने जो है यहाँ पर अल्पांश को कंसीडर किया है। यहाँ पर हम अल्पांश को कंसीडर करते हुए चलेंगे। यहाँ पर अल्पांश ही को कंसीडर की तो आप कहेंगे जो आपका बायो-सेवर्ट्स लॉ है वो भी हमारा अल्पांश पर ही लागू होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो है हमने अल्पांश को कंसीडर किया है। डीएल बोले तो बहुत ही अल्पांश छोटा सा है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से जो हमने केंद्र तक की दूरी को क्या माना, आर। यहाँ से यानी कि जो अल्पांश है उससे केंद्र बिंदु की दूरी है, कितनी है, आर है। केंद्र बिंदु को हमने पी नाम दे दिया और यहाँ पर हमें डीबी बोले तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और जो थीटा है वो 90 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से जो है ये 90 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पर प्रैक्टिकली मैं आपको समझा था, लेकिन यहाँ पर वायर नहीं था तो इस वजह से मैं नहीं ला पाया। आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर 90 डिग्री का थीटा बनेगा, ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है 90 डिग्री का सेंटर पॉइंट से जो है 90 डिग्री का थीटा बनेगा, कोण बनेगा। ओके, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। चित्र में ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मैंने आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया है। अब आते हैं थ्योरी पर, जो कि मैंने आपको बता दिया कि थ्योरी आपके लिए उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, जो आपका डायग्राम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू थ्योरी। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे, माना एक वृत्ताकार कुंडली है, जो कि हमने मान लिया कि एक हमारे पास वृत्ताकार कुंडली है। ओके, जिसकी त्रिज्या आर है, जो कि मैंने आपको बता दिया भाई सेंटर पॉइंट है। सेंटर से परिधि तक की दूरी कितनी होती है, तो आर है। तो यहाँ पर हमने आर मान लिया और इसमें जो है आई धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर जो है हमने आई करंट को फ्लो कराया है। ओके, अब यहाँ पर आप नेक्स्ट पढ़ेंगे तो हमें इस कुंडली के केंद्र यानी पी, ये केंद्र सेंटर पॉइंट है जो कि हमने पी एज्यूम किया है, इस पर जो हमें चुंबकीय क्षेत्र यानी बी ज्ञात करना है। काफ़ी आसान है। देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, बायो-सेवर्ट्स लॉ लगाएंगे, क्योंकि हमने बायो-सेवर्ट्स लॉ को पढ़ रखा है, क्योंकि वही जो है अल्पांश पर लागू होता है। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रॉम बायो-सेवर्ट्स लॉ, यहाँ पर हमसे बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है, वो कहता है कि dB इज इक्वल टू μ0/4π इंटू आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ओके, यही तो होता है बायो-सेवर्ट का नियम, तो आपने पढ़ रखा होगा, काफ़ी आसान है। लेकिन बायो-सेवर्ट का नियम नहीं आएगा, लेकिन उनके अनुप्रयोग आएंगे, जो कि हम पढ़ रहे हैं ना, ये बायो-सेवर्ट का ही अनुप्रयोग है। और इसमें दो अनुप्रयोग आपको पढ़ने हैं। एक तो हमने जो है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, और एक जो है कुंडली के जो अक्ष से रेखा जाती है ना, उस पर भी हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है। वो डेरिवेशन तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है इससे, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करके दे दूंगा, काफ़ी आसान तरीके से, वो भी आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए बायो-सेवर्ट का नियम हमारा होता है dB इज इक्वल टू μ0/4π इंटू आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, बायो-सेवर्ट का। अब यहाँ पर देखेंगे
डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90। साइन 90 क्यों हो गया? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो हमारा थीटा है ना, जो हमारा एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, तो इसलिए हमने जो है थीटा को 90 माना और यहाँ पर हमने वैल्यू को रख दिया साइन 90, है ना। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे, आइडियल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर आप जानते हैं भाई साइन 90 का मान कितना होता है, तो आप जानते हैं कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर हमें 1 रखना है सिंपल। तो यहाँ पर हमारा बचेगा क्या? डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल बटे आर स्क्वायर। साइन थीटा आपका हट जाएगा, क्यों? क्योंकि वो 90 डिग्री था और साइन 90 का मान जो होता है वो 1 होता है, और 1 से किसी चीज़ की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एज इट इज़ रहती है। तो डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल बटे आर स्क्वायर, ये हमारा जो है आ जाता है। लेकिन ये हमारा मेन फॉर्मूला नहीं है, मेन व्यंजक अभी हमें निकालना है, इंटीग्रेशन करना होगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा था, मैं पढ़ाने की जो है भावनाओं में खो गया था, जिस वजह से यहाँ पर मैं जो है कैमरे में इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो यहाँ पर एक बार दोबारा आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर देखिए डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर था, लेकिन साइन थीटा हमारा कितना है? 90 है। तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है, और 1 की किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एज इट इज़ रहता है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल बटे आर स्क्वायर, ये हमारा हो जाता है। लेकिन ये हमारा मेन फॉर्मूला नहीं है, मेन फॉर्मूला भी हमें निकालना है। कैसे? इंटीग्रेशन करके। काफ़ी स्टूडेंट को इंटीग्रेशन से डर लगता है, लेकिन इतना डरने वाली बात नहीं है, बिकॉज हम हैं तो क्या गम है। तो चलिए अब मैं आगे नेक्स्ट स्टेप आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊँगा। इंटीग्रेशन देखकर आप जो वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, आपको बिल्कुल आसानी से समझाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अतः संपूर्ण कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी जो आपकी संपूर्ण कुंडली थी ना, पूरी कुंडली की बात कर रहे हैं। पहले देखिए हमने जो है अल्पांश के कारण निकाला, अल्पांश के कारण हमने निकाल लिया, जो कि हमारा आ गया था डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल बटे आर स्क्वायर, ये हमारा आ गया था। लेकिन अब हमें जो है संपूर्ण कुंडली, यानी पूरी जो कुंडली थी ना आपकी, उसका हमें जो है उस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो है तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो ऑब्वियसली बात है, जो आपका इंटीग्रेशन होता है ना, वो संपूर्ण के लिए ही लगाते हैं। अगर किसी पूरी चीज़ के लिए बात करते हैं तो वहाँ पर इंटीग्रेशन होता है, और कहीं पर छोटी चीज़ के लिए बात होती है वहाँ पर अवकलन यानी डिफ्रेंसिएशन होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। मैथ वाले स्टूडेंट तो समझ रहे होंगे, बट यहाँ पर बायो वाले स्टूडेंट्स को थोड़ी समस्या हो रही होगी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, जब आप जो है किसी संपूर्ण चीज़ के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो फार्मूला आप देख रहे हो ये प्रीवियस वाला है, जो कि हमने अल्पांश के कारण निकाला था चुंबकीय क्षेत्र, है ना। अब हम जो है संपूर्ण के कारण निकाल रहे हैं, तो इसका जो है इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन कैसे करना है? देखिए, ये जो आपका साइन है वो इंटीग्रेशन का है। इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल बट्टे आर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डी बी, अब यहाँ पर मैथ्स वाले तो समझ रहे होंगे, बट बायो वालों के लिए मैं एक ट्रिक बताना चाहूँगा। जो आपका इंटीग्रेशन होता है उससे डी हट जाता है। ओके, ऐसे समझिए, जो आपका इंटीग्रेशन है उससे आप डी काट देंगे, है ना। तो बचेगा क्या? बी बचेगा। बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब देखिए कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है। आप जानते हैं कि आपका इंटीग्रेशन जो होता है उसमें कांस्टेंट की कोई इज्जत नहीं होती है, तो कांस्टेंट जो है बाहर आ जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ गया, इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर, ये भी हमारा कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर आ जाएगा। लेकिन जो हमारा डी एल है ना, डी एल ये हमारा कांस्टेंट नहीं है, तो इसको हमने इंटीग्रेशन अभी करना है। कैसे करेंगे? देखिए, b बराबर, अब यहाँ पर b लिखेंगे ना कि डी बी, क्योंकि d यहाँ पर हट चुका है, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन से d को हटा दिया है। b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बटे आर स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया जो आपका इंटीग्रेशन है उससे d हट जाएगा, तो इंटीग्रेशन से d हटाएंगे, बचेगा क्या? l। तो यहाँ पर हमने l लिख दिया। अब आगे बढ़ेंगे तो होगा क्या? यहाँ पर आप देखेंगे b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बटे आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। अब आप कहेंगे ये 2 पाई आर बला कहाँ से आ गई? तो यहाँ पर सिंपल सा रीज़न ये है कि क्योंकि l बराबर 2 पाई आर। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि भाई वृत्त की परिधि कितनी होती है, तो वृत्त की परिधि आपने पढ़ रखी होगी, जो आपने 9th 10th में ही पढ़ लिया होगा। वृत्त की परिधि 2 पाई आर के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो है परिधि की बात हो रही है l के, मतलब तो यहाँ पर जो है l आ जाएगा, है ना। l बराबर 2 पाई आर हम रख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने रख दिया। अब करना क्या है? काटा पीटी करना है। देखिए जो आपका 4 पाई है और जो आपका 2 पाई है, 2 पाई और 4 पाई काटेंगे तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर आप देखिए आपका आर स्क्वायर है और यहाँ पर सिंपल आर है, तो एक आर से एक आर भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास? सिंपल हमारे पास ये फॉर्मूला बचेगा, b बराबर म्यू नॉट इंटू आई बटे 2 आर। ये हमारा जो ब्लैक कलर के बॉक्स में आप देख रहे हो ना,
ये हमारा मेन फॉर्मूला है जो कि हमने निकाल चुके हैं किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा इसे और कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमारी कुंडली में जो है तार के फेरों की संख्या है जो वो एन है, यानी हमें नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहे हैं, यानी वो कितने भी हो सकते हैं। तो हमें करना कुछ नहीं है, यदि कुंडली में तार के फेरों की संख्या n है तो करना कुछ नहीं, सिंपली आपको n को जो है मल्टीप्लाई कर देना है अपने फॉर्मूले में। जो आपका फॉर्मूला आया है इसमें n की मल्टीप्लाई करनी है, तो b बराबर μ0 NI/2R। सिंपल इतना सा आपको करना है, एंड ये आपका जो है डायरेक्ट फॉर्मूला जाता है जो कि इसी से उत्पन्न हुआ है। करा कुछ नहीं है, सिंपली यहाँ पर जो है n नहीं था, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं थे, यानी यहाँ पर एक टर्न्स की बात हो रही है, ऐसे आप समझिए। यहाँ पर जो है n है यानी नंबर ऑफ टर्न्स की बात हो रही है, यहाँ पर कितने भी टर्न्स हो सकते हैं, जो आपकी कॉइल है उसमें कितने भी टर्न्स हो सकते हैं। तो ये जो आपका मेन फॉर्मूला आ गया है, ये वाला आपका मेन फॉर्मूला है, यहाँ से जो है आपके नंबर ऑफ टर्न्स से ये फॉर्मूला बन जाता है। तो आप कमेंट में बताइएगा कि मेरी आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और अगर आपके फ्रेंड्स भी हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 देने वाले हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपका डेरिवेशन है, तो इसे आप शेयर ज़रूर से कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और वो भी सीख पाएंगे। इतने कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन को मैंने इतना इजी कर दिया है, तो इस बात पे लाइक ज़रूर से कीजिएगा। एंड अगर आप और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।